देखिए, ठीक है, आप लोग याद तो कर ही लेंगे, नो डाउट। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी थोड़ी आपको याद रह ही जाएगा, कन्फर्म थोड़ी है कि आपको याद रह ही जाएगा। तो करना क्या है, जब क्वेश्चन आए तो क्या करना है, क्वेश्चन आए तो यही करना है कि मेन चीज़ यही है, यानी कि आंसर भी यही है। अगर आपको ऐसा कुछ थ्रेट कैटेगरीज का कोई क्वेश्चन आए, कुछ कंडीशंस आपको दी जाए, आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी क्राइटेरिया से बिलोंग करता है, तो बहुत बड़ी संभावना है या काफ़ी बड़ी संभावना है कि आंसर क्या होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्योंकि ध्यान ही इसी चीज़ पे होता है, बाकी चीज़ों पे ध्यान होता ही नहीं है, राइट। तो याद रह जाता है, दिस इज फार फार बेटर। और नहीं रहता है तो आप ज़्यादा ध्यान ये देना कि आंसर है वो CR होगा इस क्वेश्चन का, या वो जैसा भी क्वेश्चन उन्होंने डिजाइन कर रखा हो। ठीक है, ये इंटरनल बात है, आप इस पे नहीं जाएंगे, आप तो याद करने पे जाएंगे। जब याद जो था वो नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आप सोचेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, ठीक है। ये एंडेंजर्ड के लिए भी कुछ क्राइटेरिया क्या होते हैं वो सब दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। वल्नरेबल के लिए क्या है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं, आप इतनी सारी चीज़ों को मेमोराइज ना करें, कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, लाइफ टेबल्स के बारे में तो हमारी बातें हो गई थी कि लाइफ टेबल क्या होती है और लाइफ टेबल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आई थिंक आपने इस पे बेस्ट क्वेश्चंस को भी कर लिया होगा। लाइफ टेबल्स के क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है ना, क्लास में डिस्कस हो गया था नहीं हमारा, है ना। निकाल सकते हैं आउटपुट टोटल जो R0 कैसे निकलता है ना, एज स्पेसिफिक सर्वाइवनेस और एज स्पेसिफिक जो रिप्रोडक्टिव होती है ना, उनको मल्टीप्लाई करके सबका सारी एजेस का एक साथ जब समेशन कर देंगे तो वो उसका R0 निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि पिछले 10 सालों में कम से कम 5 पेपर में तो इसके क्वेश्चन आए ही होंगे, राइट। दिस इज एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉन्ड है और इस पॉन्ड में फिशेज हैं, मछलियां हैं। तो हम इनकी पॉपुलेशन पता लगाना चाहते हैं। तो पॉपुलेशन कैसे पता लगाएं, हम चाहते हैं कि हमारे पॉन्ड में कितनी मछलियां हैं उनका हमारे पास नंबर आ जाए। तो नंबर कैसे निकालेंगे, एक बड़ा सारा जाल लेते हैं, सारी मछलियों को उसमें फंसा लेते हैं, फिर एक एक करके गिन लेंगे। ऐसा करें, क्योंकि जब आपका ये JRF हो जाएगा तो आप रिसर्च करने जाएंगे, बाद में आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, तो आप ही सोचेंगे कि आपको कौन सा काम कैसे करना। तो पता तो होना चाहिए कि भी कौन सा काम कैसे होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें इसका कोई अल्टरनेट देखना पड़ेगा। हम एक एक मछली को कैप्चर नहीं करेंगे ना, तो अल्टरनेट क्या होता है इसका, अल्टरनेट एक ही होता है कि जब आप सब कुछ एक साथ नहीं ले सकते तो आप सैंपल लीजिए, सैम्पलिंग कीजिए, राइट। तो सैम्पलिंग करने के लिए जो मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं, दिस इज द कैप्चर रिकैप्चर मेथड। दिस इज द कैप्चर रिकैप्चर मेथड। कैप्चर रिकैप्चर मेथड का मतलब क्या है, या कैप्चर मार्क रिकैप्चर, कई बार हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, कैप्चर मार्क रिकैप्चर। देखिए, इसमें 3 स्टेप होती हैं। पहली स्टेप में हम यहाँ से कुछ मछलियाँ पकड़ते हैं, दिस इज कैप्चर। और पहली बार पकड़े तो आप इसको कैप्चर 1 बोल सकते हैं, और पहली बार इसमें आपने जो सैंपल लिया है, दिस इज सैंपल 1। कि पहली बार हमने इसमें से, मान लीजिए हमने इसमें से 50 फिशेस को हमने इसमें से कैप्चर किया, तो हमारा जो सैंपल 1 है, दिस इज 50। ओके, अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमने जो 50 फिशेस कैप्चर की, हम उनको मार्क करते हैं, मार्किंग। तो हमने 50 मछलियां पकड़ी और 50 के ऊपर हमने कोई निशान लगा दिया, दिस इज मार्किंग। तो दे आर मार्क्ड।
और फिर हमने उनको वापस टू द पॉइंट, वापस उनको वहीं जगह पे छोड़ दिया। ठीक है, बर्ड है तो बर्ड को छोड़ दिया, फिशेज है तो फिशेज को छोड़ दिया, जो भी हैं, ठीक है, जो मूव करते हैं, राइट। ठीक है, तो ये तो हमारा पहले सैंपल के साथ काम हो गया कि हमने कुछ पकड़े, उन पे निशान लगाए और उनको वापस छोड़ दिया। इसके बाद में दूसरी स्टेप होती है, यानी कि हम वापस से दूसरा सैंपल लेते हैं, रिकैप्चर। तो दिस इज सैंपल 2। मान लो इस बार यहाँ से हमने सैंपल 2 जो लिया उसमें 100 फिश हमने ले ली, 100 फिशेज हमने ले ली। अब 100 फिशेज में जरूरी तो नहीं कि, क्योंकि 100 तो हमने मार्क ही नहीं की थी, हमने मार्क तो 50 से की थी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 इसमें मार्क आ सकते हैं, 50 तो अनमार्क ही आएंगे। तो कुछ तो ऐसी होंगी जिन पे निशान हमारा जो डाला हुआ था वो आ जाएगा, तो पिछले सैंपल वाली आएंगी, और कुछ अनमार्क्ड आएंगे, राइट। तो यहाँ से हमारा जो सैम्पलिंग था कि सैंपल 2 जैसे ही लिया तो उसमें मार्क्ड और अनमार्क्ड ये दोनों प्रकार के इंडिविजुअल हो सकते हैं। तो हमारा जो कैलकुलेशन है कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसमें वन थिंग जो इम्पोर्टेंट है, दिस इज मार्क, कि हमने पहले सैंपल के कितनों को मार्क किया। जैसे मान लो कि पहले सैंपल में आपने 200 पीसेज उठा ली थी, लेकिन आपने मार्क 50 ही किया, तो आपका कंसर्न 50 से ही होगा, क्योंकि अगली बार आपको कितने मार्क मिलते हैं आप उनको यूज़ करने वाले हैं। तो सैंपल चाहे कितना भी बड़ा हो, आपने 200 को मार्क कर दिया तो 200 आपके काम आएगा अगली बार, और अगर आपने 50 को मार्क किया तो मार्क्ड कितने थे, ठीक है ना। सैंपल 1 कैसा भी हो सकता है, उसके कोई मतलब नहीं है, सैंपल 1 में कितने भी हो सकते हैं उस चीज़ पे मत जाना। सैंपल 1 में कितने ऐसे थे जिनको आपने मार्क करके छोड़ा था, राइट। और अगली बार सैंपल जब आपने लिया तो उसमें मार्क्ड कितने आए, राइट। तो पहली बार निशान लगा के कितने छोड़े, अगली बार निशान लगे हुए आपको कितने मिले, और ये कितने टोटल में से थे। तो सैंपल 2 की जो साइज़ थी वो क्या थी, सैंपल 1 की साइज़ कोई मैटर नहीं करती है, सैंपल 2 की साइज़ मैटर करती है। तो सैंपल 2 की साइज़ क्या थी, 1 थिंग, पहली बार कैप्चर किए हुए कितने छोड़े, और सैंपल 2 में आपको पहली बार मार्किंग किए हुए कितने दोबारा से रिकैप्चर हुए। दिस इज फॉर रिकैप्चर, वरना तो ये अनमार्क्ड है, अनमार्क्ड थोड़ी रिकैप्चर है। जो पहली बार भी पकड़े फिर अगली बार भी आ गए तो वो तो मार्क्ड है ना, दे आर फॉर रिकैप्चर, ये रिकैप्चर नहीं है, राइट। तो हम जो हमारा कैलकुलेशन है उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं, जब हमें नंबर निकालना होता है, पॉपुलेशन साइज n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मार्क्ड इन द फर्स्ट सैंपल। तो मार्क्ड इन फर्स्ट सैंपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकैप्चर, रिकैप्चर का मतलब मार्क्ड इन सैंपल 2, और साथ में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है साइज ऑफ द सेकंड सैंपल। तो सैंपल 2 की साइज काम करके देख लेते हैं, राइट। देखिए हमारे वाले केस में हमने पहले सैंपल में 50 को मार्क किया था, और दूसरी बार हमने जो सैंपल लिया वो 100 लिए, राइट। और सपोज हमारे पास 100 में से यहाँ पे 25 निशान लगे हुए आगे थे और 75 बिना निशान वाले आगे थे, तो मार्क्ड हमारे पास कितना हो गया, 25। तो दिस इज 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज 2, तो दिस इज 200। तो जो टोटल फिशेज हैं वो हमारे डाटा के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, 200 पीस इसमें होनी चाहिए, राइट। सिंप्लीफाई इसको याद करने का तरीका क्या है, मार्क्ड सैंपल 2 की साइज और रिकैप्चर। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऐसा ही होता है, नॉर्मली अगर ना दिया हुआ हो तो आप ऐसा ही सोचेंगे कि सैंपल 1 में जितना को भी पकड़ा जाता है सब पे निशान लगा के छोड़ा जाता है। तो दिस
दिस इज कॉल्ड एज कैप्चर। और आप यहाँ तो देख सकते हैं कि n इज इक्वल टू कैप्चर गुणा sample2 डिवाइडेड बाई रिकैप्चर। तो मेथड हमारा कैप्चर रिकैप्चर है, तो कैप्चर ऊपर रिकैप्चर नीचे, और दूसरी बार का सैंपल कितना था आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो याद आप ऐसे भी रख सकते हैं, याद आप ऐसे भी रख सकते हैं, और अगर भूल जाएं तो भी कर सकते हैं। अगर ये कुछ भी याद ना हो, आपको लगे कि कंफ्यूज हो गया, कैप्चर ऊपर है रिकैप्चर नीचे है या क्या करना होता है, सब कुछ भूल गया, तो भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे? अगर आपको नहीं याद आ रहा कि कंफ्यूज हो गया कि कैप्चर ऊपर आता है कि रिकैप्चर नीचे आता है कि सैंपल नीचे आता है कि सैंपल ऊपर रखते हैं, तो उसको कैसे करेंगे? सिंपल मैथमेटिक्स। जब सब्जेक्ट नहीं आता तो गणित तो आती है, मैथमेटिक्स तो आती है ना, मैथमेटिक्स से कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए पूरी कहानी क्या थी। कहानी ये थी कि आपने 50 पकड़े और उनको छोड़ा, अगली बार आपने 100 पकड़े और उनमें आपको 25 मार्क किए हुए मिल गए। इनको आपने मार्क किया था और ये मार्क किए हुए आपको मिल गए। ऐसा है कुछ है कि आपने 50 को मार्क किया था, 100 आपने दोबारा से पकड़े और 25 उसमें आ गए, राइट। तो जो 100 आपने लिए उस 100 में ओनली 25 आए, जबकि आपने छोड़े थे 50। तो 50 में से 25 को प्राप्त करने में दोबारा पकड़ने पड़ते हैं 100। तो 50 के 50 अगर प्राप्त करना चाहें दोबारा से, कि अगर ये नंबर आप अगर 50 चाहते हैं, फिर आपको दोबारा से 50 मिल जाए, राइट। तो क्या करना पड़ेगा? आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा। तो दिस इज 200। यस, ये तो आंसर था। तो हमारा जो फिगर था उसका 25% उसका 50% अगर 100 में प्राप्त होता है, तो उसका 100% कब प्राप्त होगा? जब हम इसका डबल कर देंगे, यानी कि आंसर विल बी 200। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाए तो बढ़िया है, और ना रह जाए तो आप प्रतिशत वाइज या सिंपल जो गणित होती है उसको लगा के भी निकाल सकते हैं। बस निकालेंगे तो अच्छा है कि हमारा जो मार्किंग है, कि हमारा फ़ायदा तो इसी चीज़ से होना है कि हमें तो मार्क्स चाहिए ना। तो यस, कैप्चर रिकैप्चर, कैप्चर ऊपर रिकैप्चर नीचे, और बाद में सैंपल 2 से मतलब होता है कितने छोड़े थे, कितने मिल गए और कितने में से मिल गए, तो सैंपल 2 में से मिलने होते हैं। तो कैप्चर रिकैप्चर ऐसे याद रह जाए तो भी अच्छा बात है, कर लेंगे आप। ठीक है, मुझे बिलीव है कर लेंगे, हो जाएगा ना। गुड। ठीक है, सैम्पल पेरेस इटेरो पेरेस लाइफ साइकिल, ये तो आप जानते हैं क्या होता है। सैम्पल पेरेस इटेरो पेरेस में क्या अंतर होता है? हल्का नहीं, मेघना सैम्पल पेरेस में क्या होता है, वो रिप्रोड्यूस अपनी लाइफ टाइम में केवल एक बार करते हैं। यस, सैम्पल पेरेस पर सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड, यस, वो डबल ज़्यादा कर सकते हैं लाइफ टाइम में, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, सैम्पल पेरेस इटेरो पेरेस इनके क्वेश्चन रहते हैं तो पता रहना चाहिए। ठीक है, लाइफ टेबल्स वगैरह आपने कर ली थी, ठीक है।
कि ये जो हम काम करते हैं कि ना वो निकालना होता है, ये सब R0 कैसे निकलता है, ये तो निकाला था आपने, ये R0 आपने निकाला था ना, तो आपने इन सब के वैल्यूज निकाली थी और फिर आपने उनको यहाँ पे सबमिट कर दिया था, तो वो काम आपको आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें मैटर दिया हुआ उससे आपको कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है, आप इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सर्वाइवशिप कर्व्स आपने डिस्कस कर लिए थे, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज़ों को देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल कर्व ही है इंक्रीज ऑफ ए पॉपुलेशन विथ डिस्क्रीट ब्रीडिंग सीजन्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि टुकड़ों में, कि जैसे जैसे यहाँ पे ये पहला टुकड़ा कि ये ब्रीडिंग साइज, इसमें रिप्रोडक्टिव में नंबर बढ़ा, फिर ये दूसरी रिप्रोडक्टिव सीजन, फिर ये तीसरी, तो जब टुकड़ों में, अदरवाइज क्या होता है कि हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल से ऐसे आता है, और क्योंकि ब्रीडिंग सीजन्स में ही होगी, और ब्रीडिंग सीजन्स अगर अप्लाई करें कि पर्टिकुलर टाइम में ब्रीड करता है, बाकी टाइम में रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो जब रिप्रोड्यूस करेगा तब नंबर बढ़ेगा, उसके बाद में दोबारा रिप्रोड्यूस करेगा तो बढ़ेगा, तो इसमें ये बैंड्स आपको मिलेंगे डिस्क्रीट ऐसे, राइट। तो ये बिल्कुल ऐसे ना होकर के इसमें ऐसे बैंड्स मिलेंगे, तो बैंड्स फॉर डिस्क्रीट। तो अगर डिस्क्रीट ब्रीडिंग सीजन्स के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल की बात की जाए तो यस, आपको इसमें जो बैंड्स हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशंस वगैरह जो चेंज होते हैं उनसे हमें मतलब नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, लॉजिस्टिक के अंदर भी डिस्क्रीट हो सकता है, तो डिस्क्रीट के अंदर वही बात अगर आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो देयर शुड बी अगेन ये बैंड, ये बैंड, ये बैंड। जब रिप्रोडक्टिव सीजन होगी तब तो नंबर बढ़ेगा, यहाँ नंबर बढ़ रहा है, यहाँ नंबर बढ़ रहा है, और अदरवाइज वहाँ पे बैंड्स हम रहेंगे आपके पास। ठीक है, टाइम के साथ में जो प्लॉटिंग है नॉर्मल और लॉग, ये बात हमने ले ली थी कि अर्थमेट्रिक स्केल के ऊपर ऐसा आता है और लॉग स्केल के ऊपर हमारे ग्राफ है वो इस पैटर्न पे आते हैं। दिस इज फॉर एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल के लिए कर्व्स होते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक वगैरह के इक्वेशन थे। ये dn ओवर dt में जो चेंज होता है कि dn ओवर dt अगर आप यहाँ पे लें तो पॉपुलेशन साइज में जो चेंज होता है वो एक डॉम सेप्ड ग्राफ आपके पास आता है, और किसी भी पॉपुलेशन में जो मैक्सिमम जो चेंज होता है, dn ओवर dt का मतलब चेंज है ना, और मैक्सिमम चेंज कब होता है जब पॉपुलेशन साइज n की आधी होती है, तो दिस इज n इज इक्वल टू k हाफ, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी का हाफ जब पॉपुलेशन साइज होता है तब dn ओवर dt मैक्सिमम होता है। इससे पहले भी ये लो होता है और इसके बाद में भी ये लो होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं तो आपको पता रहना चाहिए। हाँ, बेल सेट बोल सकते हैं, डोम सेट, बेल सेट। हाँ, बेल सेट, हाँ बेल सेट, डोम सेट भी नाम आ सकता है, डोम आए तो भी आपको यही अप्लाई करना ना। ठीक है, इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी आपको समझनी है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एक दो बार वो रहे हुए हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम फंक्शन से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं कि हाउ मच बायोडाइवर्सिटी शुड बी मैनेज फॉर, कि हम बायोडाइवर्सिटी में किस किस को मैनेज करें या किसके ऊपर हमारा कंसर्न हो, और हाउ डज इंक्रीजिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी अफेक्ट इकोसिस्टम फंक्शंस, कि जब हम स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, तो इकोसिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो कैसे प्रभावित होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स में जो बातें आएंगी वो हमारे काम की हैं। तो जो आइडिया जो था इकोसिस्टम फंक्शनिंग की, जो डाइवर्सिटी है, जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी इकोसिस्टम के फंक्शंस उतने अच्छे होंगे। तो ये जो आइडिया है कि आइडिया फर्स्ट प्रपोज बाय डार्विन कि द मोर डाइवर्स सिस्टम, मोर डाइवर्स का मतलब बायोडाइवर्सिटी जितनी अच्छी होगी, द मोर स्टेबल इट इज़ लाइकली टू बी, तो हमारा सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी सिस्टम उतना ही स्टेबल हो जाएगा,
हाँ, इकोसिस्टम फंक्शनिंग का मतलब यही है कि सिस्टम लंबे समय तक चलता रहेगा। दिस इज फॉर स्टेबिलिटी, राइट। ओके, कुछ डेफिनेशंस आपको समझनी है। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल का मतलब तो ये है कि जो रियल वर्किंग है सिस्टम की, कि सिस्टम जिनसे चलता रहता है, दैट आर फंक्शनिंग, और उनसे जुड़े हुए फंक्शनल। और ग्रुप का मतलब मोर देन वन चीज़ें जब एक साथ होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज ग्रुप। तो ग्रुप में एक से ज़्यादा चीज़ें आती हैं और ये चीज़ें काम की हैं, यानी कि इस ग्रुप में जो जो आएगा वो सिस्टम के हिसाब से काम का होता है, फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो क्या है फंक्शनल ग्रुप? ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ठीक है, दैट हैव सिमिलर इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम प्रोसेसेस, यानी कि इकोसिस्टम की प्रोसेसेस में जो भी है, वन इज एनर्जी फ्लो एंड मिनरल रिसाइकलिंग, ये दो ही चीज़ें होती हैं। तो उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोसेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी स्पीसीज जो बराबर प्रभाव डालती हैं, तो ऐसी प्रभाव डालने वाली स्पीसीज को एक साथ फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कि जैसे सिस्टम है, जैसे आपके पास एक मशीन है, तो उस मशीन में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो मशीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो आपने उन काम के जो पार्ट्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया। जैसे आपने कौन कौन सी स्पीसीज सिस्टम के, इकोसिस्टम के प्रोसेसेस के लिए ज़्यादा अच्छी हैं, उनके प्रभाव बराबर बराबर जैसे हैं, कि उन चीज़ों को या उन स्पीसीज को आपने ग्रुप में रखा, दैट इज ए हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन, उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं। देन दैट नेक्स्ट इज अ फंक्शनल कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब भरपाई होता है, कि किसी चीज़ की कमी अगर हम किसी दूसरी से पूरी कर दें तो दैट इज कॉल्ड एज कंपनसेशन। कि एक चीज़ कम पड़ रही है तो दूसरी से उसका काम निकल जाता है, दैट इज कंपनसेशन। द कंपनसेटरी, कि जो कंपनसेशन हो जाएगा, प्रोविजन का मतलब गारंटी होती है कि कंपनसेशन हो जाएगा। द कंपनसेटरी प्रोविजन ऑफ एन इकोलॉजिकल फंक्शन, कि ये जो फंक्शन था या इकोसिस्टम का ये जो भी पार्ट था, जो प्रोसेस का पार्ट था, वो रुकेगा नहीं, वो होता रहेगा बाय वन स्पीसीज और ग्रुप ऑफ स्पीसीज इन रिस्पॉन्स टू द डेक्लाइन ऑफ अनदर स्पीसीज। आपने कहा कि ये इकोसिस्टम का फंक्शन वन है, राइट, और इसको ग्रुप वन वाले इसको करते हैं, राइट। अगर ग्रुप वन वाले हट गए तो ग्रुप टू वाले भी ये फंक्शन कर देंगे, तो दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन। तो दिस इज फंक्शनल कंपनसेशन, कि एक ग्रुप जो काम करता है वो ग्रुप अगर कोई दूसरा ग्रुप भी सेम फंक्शन को अगर दे दे, और जब वो पहला ग्रुप ना हो तो उसके एब्सेंस में दूसरा ग्रुप उस फंक्शन को ले आए, तो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल कंपनसेशन। कि अगर ये होंगे तो भी काम हो जाएगा, और ये नहीं है और ये होंगे तो भी काम हो जाएगा, तो दैट इज फंक्शनल कंपनसेशन। समझ रहे बातों को? ये कुछ हाइपोथेसिस हैं जिनको हमें वन बाय वन करके समझना है, और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आए हुए हैं, इसलिए हम इनको समझ लेते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी हाइपोथेसिस। देखिए, फंक्शनिंग का मतलब आप अब ऐसे समझेंगे कि इकोसिस्टम के सारे काम हो रहे हैं, दिस इज फंक्शनिंग। और इसको आप स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं कि अब सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है, कि फंक्शनिंग और स्टेबिलिटी इंक्रीज, वो बढ़ेगी, कि सिस्टम के काम अच्छे से होंगे और ज़्यादा अच्छे से होंगे। कब? एट ए कांस्टेंट रेट, कि एक रफ्तार के साथ ये बढ़ोतरी होती रहेगी अगर विथ इंक्रीजिंग स्पीसीज रिचनेस। अगर आपने स्पीसीज रिचनेस को बढ़ा दिया तो जितना आप स्पीसीज रिचनेस को बढ़ाएंगे उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दिस इज स्पीसीज डाइवर्सिटी हाइपोथेसिस, की एक ऐसा मानना हो सकता है कि हमने जितनी स्पीसीज बढ़ाई, रिचनेस जितनी बढ़ाई, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिस इज हाइपोथेसिस। लेकिन ये चीज़ें हो जाएंगी, हाइपोथेसिस है, ये नेचर में ऐसा हो जाएगा कि आपने स्पीसीज बढ़ाई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये नॉट गारंटेड, नॉट सपोर्टेड बाय रिसर्च। कि जरूरी नहीं कि हर स्पीसीज के साथ में आपको ऐसा देखने को मिले ही, या हर सिस्टम में आपको ऐसा देखने को मिले ही। ऑल स्टडीज हैव शोन डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि वहाँ पे कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं, कि आपने रिचनेस बढ़ा के देख ली लेकिन सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ा, वहाँ पे नेगेटिव भी पड़ सकता है। कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, अगर आपने उनको ऐड कर दिया तो सिस्टम की स्टेबिलिटी खराब भी हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट तो ये कहती है कि आपने ज़्यादा किया तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा,
लेकिन कोई जरूरी नहीं है और कोई प्रूव भी नहीं है रिसर्च के द्वारा और कोई गारंटी भी नहीं है, और इसका उल्टा भी हो सकता है, राइट। तो एक ही हाइपोथेसिस है कि ये ब्रेन में ऐसा बात आ सकती है कि आपने ज़्यादा बढ़ाया तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब आप थोड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल के ऊपर जो ब्रेन होता है ना कि हाँ इकोलॉजी के जो टॉप जो ब्रेन है कि हाँ वो आपस में कुछ बातें कर रहे हो ना, ऐसा कुछ लगना चाहिए। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल फंक्शंस, जिनको आप फंक्शनिंग बोल सकते हैं। अपने वाई एक्सिस के ऊपर ये लिया है, तो जैसे हम वाई एक्सिस के ऊपर बढ़ेंगे तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इधर आपने रिचनेस ले लिया, तो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आपने रिचनेस बढ़ाई तो ये बढ़ जाएगा, आपने और बढ़ाई तो ये और बढ़ जाएगा, आपने और बढ़ाई तो ये और बढ़ जाएगा, लेकिन ये रिसर्च के द्वारा प्रूव भी नहीं है और इसके नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज ओनली हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस आपको क्या बताती है, ओके। द नेक्स्ट हाइपोथेसिस इज रिवेट हाइपोथेसिस। दिस इज रिवेट हाइपोथेसिस, ठीक है। रिवेट क्या होता है, पहले तो ये जानना जरूरी है कि रिवेट क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक मेटल की प्लेट है और आपके पास एक दूसरी मेटल की प्लेट है, तो आपके पास प्लेट 1 एंड प्लेट 2 है और आप इनको जोड़ना चाहते हैं, तो या तो इनकी वेल्डिंग कर दीजिए, राइट। अगर आपके पास वेल्डिंग करने का ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि प्लेट 1 को प्लेट 2 के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप कर देंगे, और फिर हमने जहाँ पे ओवरलैप किया उस ओवरलैप वाले में अगर हम कुछ रिवेट्स उसमें लगा दें कि कुछ कीलें लगा करके उनको दोनों साइड में हम फ्लैट कर दें, तो अब प्लेट 1 एंड प्लेट 2 एक साथ हो गए, टुगेदर हो गई, ये अब एक जैसी हो गई, कि अब ऐसा नहीं लगता कि ये दो हैं, अब ये एक हो गई हैं। तो चीज़ें जब आपस में जोड़ी जाती हैं तो हम वहाँ पे रिवेट्स को यूज़ करते हैं, कि हम उनको बाइंड अप करने के लिए रिवेट्स को यूज़ करते हैं। तो पहली बात तो ये कि सभी स्पीसीज, चाहे वो कोई भी स्पीसीज हो, वो इकोसिस्टम फंक्शनिंग में कुछ ना कुछ रोल प्ले करती है। ये कौन से, ये हाइपोथेसिस एक तो आपको ये बात बताती है। स्पीसीज हैं उनको आप ऐसे मान सकते हैं कि आर लाइक द रिवेट्स, कि ये जो आपने यहाँ पे कीलें डाली ना, इनके बराबर का काम स्पीसीज करती है, राइट। जैसे कि किसी एरोप्लेन में विंग्स हैं और उन विंग्स को एरोप्लेन की मैन बॉडी से जोड़ने के लिए मैन बॉडी और विंग्स को रिवेट से हमने उनको फ्यूज कर रखा है। द मोर द रिवेट्स, जितनी ज़्यादा आपने कीलें यहाँ पे लगाई, द मोर द रिवेट्स, उतना ही ये मजबूती से जुड़ जाएगा और फंक्शन उसके उतने बढ़िया होंगे, राइट। तो मोर द रिवेट, मोर लाइकली इट इज दैट द विंग विल नॉट फॉल ऑफ, जितनी आपने यहाँ पे कीलें ठोक दी उतना ही ये गारंटी है कि वो उसका पंख है वो एरोप्लेन से झड़ेगा नहीं, यानी कि वो मजबूती से वहाँ पे होल्ड हो जाएगा और सिस्टम ही रहेगा, सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जब आपने कहा कि हम जितनी ज़्यादा रिवेट इसमें लगा देंगे हमारा एरोप्लेन का पंख एरोप्लेन का हिस्सा बना रहेगा, यानी कि पार्ट बना रहेगा, और हमने कहा कि हमारी स्पीसीज को हम रिवेट जैसा मान सकते हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्पीसीज ज़्यादा होंगी, जैसे कीलें ज़्यादा होंगी तो मजबूत रहेगा सिस्टम, वैसे स्पीसीज ज़्यादा रहेंगी तो हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा, उसके फंक्शंस आते रहेंगे। तो जस्ट लाइक दैट कि हम स्पीसीज को रिवेट जैसा मान सकते हैं। अब रिवेट जितनी कम कर दें तो ये पंख उतना ही फड़फड़ा के नीचे गिर सकता है, वो हिलते हिलते गिर जाएगा। अगर आपने सारी कीलें निकाल दी तो ये गिर जाएगा, आपने बीच बीच में से मैन जो जगह थी वहाँ की कीलें निकाल दी तो भी गिर जाएगा। तो अगर आपने कुछ एक स्पीसीज को हटा दिया, अगर वो इंपॉर्टेंट थी तो फर्क पड़ेगा, वो अब डगमगाहट करने लग जाएगा पंख, ठीक है। वैसे आपने अगर सारी स्पीसीज को निकाल दिया, बहुत सारी स्पीसीज को निकाल दिया, तो हमारा सिस्टम कोलैप्स होने लग जाएगा। तो जस्ट लाइक रिवेट, कि जैसे चीज़ों को जोड़े रखने के लिए रिवेट काम करती है, वैसे सिस्टम को बनाए रखने के लिए स्पीसीज काम करती है। द विंग कैन लूज ए नंबर ऑफ रिवेट्स विदाउट ए नोटिसेबल रिस्पॉन्स। जैसे मान लीजिए कि आपका ये एरोप्लेन बॉडी था, आपने यहाँ पे इसमें ये विंग इसमें यहाँ पे लगा रखा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये वाली रिवेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपने यहाँ पे मान लीजिए कि 20 रिवेट लगाई, तो स्टार्टिंग की 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट की 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बीच की 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
लेकिन बीच में इनके जो रह गई वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने इनको निकाल भी दिया तो पंख हमारा लगा रहेगा, क्योंकि ये मजबूती दे रहे हैं उसको। तो ऐसा नहीं कि आप सभी स्पीसीज को निकाल दें तो एक जैसा फर्क पड़ता है, कुछ स्पीसीज को निकाल दें तो हो सकता है कि नोटिसेबल रिस्पॉन्स से आपको नहीं मिला, कि ज़्यादा फर्क पड़ा ही नहीं, कोई ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो ये भी हो सकता है। तो बट वंस ए थ्रेशोल्ड ऑफ लॉस, कि आपने निकालते निकालते अगर आपने 20 में से ये यहाँ पे मान लीजिए कि ये 3 छोड़ दी और यहाँ पे ये 8 निकाल दी, तो 11 आपने निकाल दी। तो निकालते निकालते अगर आपने 18 ही निकाल दी, कि आपने एक लेवल को क्रॉस कर दिया, कि हटाते हटाते आपने इतनी स्पीसीज को हटा दिया। तो जैसे आप एक थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर दोगे, लॉस इज रिस्क, तो जरूर से ये हट जाएगा, यानी कि ये पंख गिर के रहेगा, फिर द सिस्टम फेल्स, यानी कि हमारा कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्पीसीज काम करती हैं, जैसे कीले पंख को रखने के लिए काम करती हैं, तो स्पीसीज सिस्टम के लिए काम करती हैं। लेकिन सारी स्पीसीज को निकाल दें तो सिस्टम जाएगा ही जाएगा, कुछ एक को निकाल दें तो हो सकता है कि सिस्टम चला भी जाए, और अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको निकाल दिया तो हो सकता है कि सिस्टम में फ़र्क आपको दिखेगा ही नहीं। अगर आपने एक नंबर से ज़्यादा स्पीसीज को हटा दिया या बायोडाइवर्सिटी में एक लेवल से ज़्यादा लॉस आ गया तो सिस्टम खराब होके ही रहेगा। समझ रहे ना? इंटरेस्टिंग है। दिस हाइपोथेसिस रेस्ट ऑन ए अजम्पशन, कि ये हाइपोथेसिस किस बात पे डिपेंड करती है, ऑफ कंपनसेटिंग कॉम्प्लीमेंटरिटी। ठीक है, कि जैसे इनको निकाला आपने, इनको निकाला तो इनके निकालने से जो नुकसान होगा वो अभी इनसे भरपाई उसकी हो रही है। तो ये लाइन आपको ये कहना चाहती है, इकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ओवरलैप। ये तभी हुआ कि भाई आपने इनको निकाला तो ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये करती तो कुछ है ही, लेकिन ये जो करती हैं वो तो बाकी जो बची हुई हैं उन्होंने कर दिया। तो यस, ऐसा इसीलिए हो पा रहा है कि जो आपने येलो कलर वाली को जो रिमूव किया तो उनके काम जो ब्लू कलर वाली हैं उनके काम के साथ में ओवरलैप थे, तो आपने निकाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनके निकालने से कुछ नुकसान हुआ, लेकिन ये अभी भी उसी काम को कर देते हैं, यानी कि इनके काम और इनके काम जब एक जैसे थे तो दिस इज फॉर ओवरलैपिंग, कि उनके फंक्शंस ओवरलैप करते हैं। तो अगर आपने निकाल भी दिया तो कोई बात नहीं, दूसरा जो बचा हुआ है उससे काम हो जाएगा। तो कुछ कीले निकाल भी देते कोई बात नहीं, दूसरी कीले बची हुई हैं वो मजबूती दे देंगी। तो कंपनसेशन मास्क ये छिपा देता है, कि जब एक का काम दूसरा कोई कर देता है तो छिप जाता है, कि डिग्रेडेशन, कि कुछ स्पीसीज हटी उसका पता ही नहीं चलेगा। बट द लॉस ऑफ रेडुडेंसी, कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, रिड्यूसेस द सिस्टम्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डिस्टर्बेंस और अकोमोडेट फर्दर स्पीसीज लॉस। अगर आपने एक लेवल से ज़्यादा स्पीसीज को हटा दिया तो फिर सिस्टम की ये पावर जो थी कि वो डिस्टर्बेंस को फेस कर ले या वो स्पीसीज लॉस को अकोमोडेट करके चलता रहे या लॉस के साथ में वो सिस्टम चलता रहे, ये नहीं हो पाएगा। तो दिस इज़ फॉर द थ्रेशोल्ड लेवल, कि अगर एक लेवल से ज़्यादा आपने स्पीसीज को हटा दिया तो फिर ये भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब ओवरलैप वाला भी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारों को हटा दिया तो अब बाकी जो कुछ ऐसे फंक्शन थे जो बची हुई स्पीसीज के द्वारा नहीं हो पा रहे हैं। Right? This is the Rivet hypothesis. तो इस साइड में देखिए आपने स्टेबिलिटी को लिया है y एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस के ऊपर आपने रिचनेस को लिया है। राइट, तो यहाँ पे एक स्पीसीज को आपने रिवेट्स के रूप में लिया। तो जब बीच में गैप बहुत बड़ा आ गया तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बहुत छोटी है, स्टेबिलिटी बहुत लो है। राइट, और जब ये ओवरलैप कर रही हैं, जब इनके फंक्शंस बहुत अच्छे से ओवरलैप कर रहे होते हैं, यानी कि जब बहुत सारे रिवेट्स काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, तो उस समय पे फंक्शन है उसका मैक्सिमम आ रहा होता है। तो दिस इज फॉर रिवेट हाइपोथेसिस। क्लियर? दिस इज द नेक्स्ट वन हाइपोथेसिस, जिसको हम बोल रहे हैं इडियोसिंक्रेटिक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब तो जो एक्शन होता है उस एक्शन के अगेंस्ट जो एक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। और इडियोसिंक्रेटिक का मतलब होता है कि जो कभी कुछ और कभी कुछ होने वाला, कि हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला।
तो अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हो, यानी कभी कुछ हो रहा हो कभी कुछ हो रहा हो, और किसी कंडीशन में रिस्पॉन्स कुछ हो और दूसरी कंडीशन में रिस्पॉन्स कुछ और हो, तो उस पैटर्न के लिए इडियोसिंक्रेटिक रिस्पॉन्स वर्ड यूज होता है। समझते हैं चलो। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारी स्पीसीज होते हैं, उनके रिलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड इंटर स्पेसिफिक रिलेशन भी होते हैं। मेक इट इम्पॉसिबल, कि सिस्टम इतना जटिल होता है या सिस्टम के अंदर इतने सारे कनेक्शंस होते हैं कि सिस्टम सरल जैसा नहीं होता है, तो ये संभव नहीं होता। इट इज़ इम्पॉसिबल कि हमें पता लग जाए, प्रेडिक्ट, कि हाउ इकोसिस्टम फंक्शन, कि हम फंक्शन की बात तो करें लेकिन सिस्टम रियल में कैसे काम करता है, कि कोई ऐसा तो है नहीं कि एरोप्लेन है कि हम उसको पूरा जानते हैं। ये बायो सिस्टम है, लिविंग सिस्टम है, यहाँ पे एन फैक्टर्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं। तो टोटल सिस्टम में क्या चल रहा है इसका टोटल पता होना इम्पॉसिबल है, राइट। ठीक है। विल रिस्पॉन्स टू स्पीसीज एडिशन, कि कौन सी स्पीसीज को जोड़ें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, किन को हटाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये टोटलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है, कि टोटलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टोटलिटी ऑफ द फंक्शंस, कि किसी के जोड़ने से ये फंक्शन हो जाएगा, किसी के फंक्शन से ये हो जाएगा, तो ये टोटल हमारे पास नहीं आ सकता, राइट। तो डिग्री ऑफ इकोसिस्टम फंक्शनिंग, कि उसकी फंक्शनिंग में क्या लेवल उसका आएगा, कि फंक्शनिंग उसकी कमज़ोर होगी या अच्छी होगी, तो डिग्री ऑफ इकोसिस्टम फंक्शनिंग इस चीज़ पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स इडियोसिंक्रेटिकली, कि अलग अलग प्रकार से डिपेंड करता है, वेरिएबली डिपेंड करता है, हमेशा एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार से वेरिएबली। अपॉन विच स्पीसीज आर प्रेजेंट, तो कौन से समय पे कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है। जैसे आपने कहा कि इस समय पे हमारा जो कंपोजिशन है स्पीसीज का, वो कंपोजिशन ए प्रकार का है, और दूसरे समय पे जो कंपोजिशन है वो बी प्रकार का है। अब हम स्पीसीज एक्स को जोड़ना चाहते हैं, तो स्पीसीज एक्स को हम जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसका जो इफेक्ट होगा एडिशन वाइज, और यहाँ पे जो होगा वो जरूरी नहीं कि एक जैसा होगा। यहाँ पे इफेक्ट उसका वन प्रकार का हो सकता है, यहाँ पे इसका इफेक्ट वो अनदर प्रकार का हो सकता है। तो किसी एक कंडीशन के अंदर अलग प्रकार से, किसी दूसरी कंडीशन में दूसरे प्रकार से। तो विच स्पीसीज आर प्रेजेंट, ये पहले से कौन प्रेजेंट है और आप किसको जोड़ना चाहते हैं, तो वो डिपेंड अलग अलग प्रकार से करता है, डिपेंड्स इडियोसिंक्रेटिकली। कि ऐसा नहीं कि आपके पास कोई भी कंपोजिशन और आप एक्स को जोड़े तो एक ही फर्क पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। आपके पास प्लांट्स की ये 50 स्पीसीज हैं, आप उसमें ये 51 वाली जोड़ना चाहते हैं तो यही फर्क पड़ेगा। आपके पास दूसरे प्लांट्स की 50 स्पीसीज हैं, आप उसमें 51वीं स्पीसीज ये जोड़ना चाहते हैं तो सेम फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कौन पहले से है और क्या आप उसमें जोड़ रहे हो उसका अलग रिलेशन है, कि कैसे थे क्या जोड़ा तो इसका कुछ अलग रिस्पॉन्स, दूसरे कैसे थे उसमें आपने क्या जोड़ा उसका अलग रिस्पॉन्स। उस अलग अलग प्रकार का, कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्सेज, दैट इज कॉल्ड एज इडियोसिंक्रेटिक। दिस इज इडियोसिंक्रेटिकली। और ग्राफिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि दिस इज द स्टेबिलिटी, वाई एक्सिस के ऊपर आपने इसको ले रखा है, रिचनेस आपने ऐसे ले रखा है, तो आपने नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ाया, एक्स एक्सिस के ऊपर जब हम आगे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज लो था, यहाँ पे हाई हो रहा है। तो एट डिफरेंट टाइम, कि जब इस समय पे बात करते हैं तो आपने यहाँ पे जिनको यहाँ पे ऐड किया होगा उसने यहाँ पे अलग रिस्पॉन्स दिया था, इस समय पे भी आपने ऐड किया होगा, उन्होंने देखो यहाँ पे नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है, यहाँ पे आपने भी ऐड किया होगा नेगेटिव आया, लेकिन यहाँ जो स्पीसीज आपने ऐड की होगी उन्होंने तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो देर आर सो मैनी, कि यहाँ पे ये डिप्रेशंस हैं वो नेगेटिव इफेक्ट, जो पीक्स हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट, कि आपने किसको जोड़ा तो क्या क्या फ़र्क पड़ा, और पहले से जो थे उसमें आपने किसको जोड़ा, कभी कैसा कभी कैसा। दिस इज इडियोसिंक्रेटिक। समझ गए बात को। क्लियर है। यस सर। ठीक है ना।
कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। द नेक्स्ट हाइपोथेसिस इज रेडंडेंट स्पीसीज हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ तो आपको पता होना चाहिए ये बातें भी। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट में पता लगेगा कि ड्राइवर स्पीसीज होती हैं, कुछ पैसेंजर स्पीसीज होती हैं। ठीक है, कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं उनकी बातें भी आएंगी, इकोलॉजिकल इंजीनियर्स क्या होते हैं इनकी बातें भी आएंगी। ठीक है, पहली बात देखिए कि सम स्पीसीज आर डीम्ड टू बी मोर इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकली देन अदर्स। कि कुछ स्पीसीज इकोलॉजिकली मतलब फंक्शनली, इकोलॉजी का मतलब फंक्शन ही होता है कि फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोसिस्टम के फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पीसीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि सारी बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ऑल स्पीसीज आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये बात आपको ये मैसेज भी देती है कि सब बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, ecological functions are predominantly controlled by driver species। कि जैसे गाड़ी को कंट्रोल ड्राइवर करता है, वैसे सिस्टम के अंदर कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज ड्राइवर स्पीसीज। और इन फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ सच स्पीसीज, या तो कुछ स्पीसीज अकेली हैं या उनका एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो सिस्टम को कंट्रोल करता है। द रेस्ट, और इनके बाद में जो बाकी बची हुई स्पीसीज हैं, द रेस्ट दे आर पैसेंजर्स। कि जो केवल सिस्टम का पार्ट होती हैं, सिस्टम को चलाती नहीं है, सिस्टम का हिस्सा जरूर होती हैं। सिस्टम को चलाने वाली स्पीसीज दे आर द ड्राइवर स्पीसीज, फंक्शनल ग्रुप्स वाली स्पीसीज जो सिस्टम को ड्राइव करती हैं। तो ये हिस्से की आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट हैं दे आर ड्राइवर्स, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है दे आर पैसेंजर्स। ठीक है, देन keystone species are the considered to be especially important as foci for management। हालांकि हम keystone species को अलग से जानते हैं कि keystone species वो होती हैं जिनका जो इन्फ्लुएंस है, जिनका जो इम्पैक्ट होता है सिस्टम के ऊपर, वो उनके प्रपोर्शनली जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा होता है। कि ऐसा लगता है कि इनका इतना सा असर होना चाहिए, लेकिन रियल में उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो दे आर कीस्टोन स्पीसीज। अगर उनको हटा के देखें तो जितना फ़र्क लगता है कि इतना फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क उससे कहीं बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो दे आर कीस्टोन स्पीसीज, तो उनके हटाते ही बहुत फ़र्क पड़ता है, दे आर कीस्टोन। तो इनका मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज द फोसाई, यानी कि फोकस का बहुवचन है, ये प्लूरल है। कि जब हम इकोसिस्टम मैनेजमेंट की बात करते हैं, इकोसिस्टम कंजर्वेशन की बातें करते हैं, तो कीस्टोन स्पीसीज वो जगह हैं जहां हमें बहुत ध्यान देना होता है, यानी कि इनको कंजर्व करना हमें हमारे लिए बहुत मस्ट होता है। According to this hypothesis, it is the presence of और presence और है कि ये है या नहीं, presence और absence of keystone species that control the stability of a ecosystem। तो y एक्सिस के ऊपर हम स्टेबिलिटी ले रहे हैं, तो स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी, y एक्सिस के ऊपर हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, डिपेंड करता है कि कीस्टोन स्पीसीज अगर प्रेजेंट हैं तो y एक्सिस के ऊपर हमारे ग्राफ में वैल्यू अच्छी आएगी, और अगर एब्सेंट हैं तो हमारा ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो ऑल अदर स्पीसीज जो ऐसा प्रभाव नहीं डालती, दे आर रेडंडेंट, दे आर द पैसेंजर्स। हाइपोथेसिस डज नॉट सफिशिएंटली एड्रेस, कि ये बात पूरी पर्याप्त रूप से नहीं बताती इश्यू ऑफ रीसाइलेंस एंड रेजिस्टेंस। रीसाइलेंस का मतलब है कि कुछ भी हो जाए तो वापस सही हो जाएगा, वापस से सही हो जाएगा। दिस इज रीसाइलेंस। जैसे किसी बच्चे के चांटे लगाएं और वो रोए और बाद में चुप हो जाए, दिस इज रीसाइलेंस। तो आपने कुछ गड़बड़ किया, इकोसिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई और कुछ हो गया, उसको इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, वापस से वो सही हो जाए, तो हाइपोथेसिस इस बात को नहीं बताता। यानी कि आपने जो हटाए और उसमें कौन से पैसेंजर स्पीसीज हट गई, कौन सी ड्राइवर स्पीसीज हट गई, या उसमें कीस्टोन हट गई, अब उनसे रियल में क्या वो साइलेंस को उतना ही फर्क डालेंगी, या अगली बार आपने कुछ और हटाई तो रीसाइलेंस कैपेसिटी के ऊपर उनका फर्क किस प्रकार से पड़ेगा, ये कंफर्मेटिव नहीं होता है। और रेजिस्टेंस का मतलब है कि सिस्टम पे फर्क पड़ेगा ही नहीं। साइलेंस का मतलब ये था कि फर्क पड़ेगा
लेकिन फिर ठीक हो जाएगा, जैसे रीसाइलेंस। और रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आप कुछ भी जो इम्पैक्ट आप डालना चाह रहे हैं वो इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, जैसे रेजिस्टेंस। इट नॉट इज नॉट रेडुडेंसी इट सेल्फ इम्पोर्टेंट। और ये भी नहीं पता चलता है कि क्या सच में जो पैसेंजर हैं वो बिल्कुल काम के नहीं होते। तो ये हाइपोथेसिस आपको ये बात भी करेक्टली नहीं बताती, ये आपको इतना सा बताती है कि सारी स्पीसीज बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दैट ड्राइवर स्पीसीज, और उन्हीं को आप की स्टोन वगैरह के रूप में ले सकते हैं। और बाकी जो इसमें बच गया वो ज़्यादा काम का नहीं होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रेडुडेंट या पैसेंजर जैसे आप उनको ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थी कि रीसाइलेंस, रेजिस्टेंस, क्या ये पूरा का पूरा ड्राइवर पे ही डिपेंड करता है क्या? ऐसा भी कोई गारंटी नहीं, हमें कोई ऐसा कोई एड्रेस नहीं हो रहा है यहाँ से। और क्या ये इसमें कुछ ड्राइवर और कुछ पैसेंजर्स होने पे रीसाइलेंस है वो कनेक्ट रहेगा या रेजिस्टेंस कनेक्ट रहेगा? तो ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सिस्टम सरल नहीं है ना, इसलिए हम बाकी करेक्टली कि ये होगा तो यही हो जाएगा ऐसा हम नहीं बता सकते। राइट। तो दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, आप यहाँ से समझ सकते हैं। दिस इज द स्टेबिलिटी वाई एक्सिस के ऊपर, दिस इज द रिचनेस। राइट। देखिए जहाँ जहाँ फंक्शन अच्छे से बढ़े, देखो यहाँ आपने कुछ भी डाला होगा तो फंक्शन अच्छे से बढ़े, यहाँ स्टेबिलिटी अच्छे से आए ना। तो राइज जो है कि वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ जितना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ आपने जिन स्पीसीज को ऐड किया दे आर ड्राइवर स्पीसीज। हालांकि आपने ऐड तो यहाँ भी किया था, लेकिन बीच में जो स्पीसीज ऐड किए दे आर पैसेंजर्स, दे आर पैसेंजर्स। और बाकी जहाँ पे हमारा ग्राफ फट से ऊपर गया तो डेफिनेटली वहाँ पे जो स्पीसीज आपने डाली दे आर कीस्टोन स्पीसीज, ड्राइवर स्पीसीज, ये सब होंगे। तो कौन सी स्पीसीज ऐड की तो फंक्शन अच्छे से आए, किनको ऐड किया तो फंक्शन में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस जगह पे, इसका मतलब आपने यहाँ जो डाले दे आर नॉट ड्राइवर स्पीसीज, नॉट पेस्ट, दे आर रेडुडेंट स्पीसीज, दे आर रेडुडेंट। राइट, ऐसे समझ गए बात को? दिमाग में जो आता है ना, साइंटिस्ट जो लोग होते हैं उनके दिमाग में जो चल रहा होता है वो बाकी दुनिया को कैसे समझ में आएगा, तो वो उसके लिए कुछ डिज़ाइन करते हैं। और वो डिज़ाइन हमें हाइपोथेसिस के रूप में हमारे सामने होते हैं, हम उनको समझते हैं। तो उसके दिमाग में ये आया हुआ या उन्होंने ये बात बतानी चाहिए होगी, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये कुछ एडिशनल पॉइंट हैं जो आपको ट्यूशंस में काम आ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी हैं। कीस्टोन स्पीसीज आप काफ़ी कुछ तो जानते हैं। और कोई स्पीसीज कीस्टोन कब बनती है, वेज टू बी कीस्टोन, कि किस सिस्टम के लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट कब बनता है। राइट, तरीके होते हैं ना सबके अपने अपने बातें रखने के। प्रीडेटर्स और ग्रेजर्स ये कीस्टोन हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अपेक्स प्रीडेटर ही होगा, ग्रेजर नहीं होगा, तो आप ऐसी चीज़ दिमाग में ना लाएं। बीजों को डिस्पर्स करने वाले जो एजेंसीज हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सीड डिस्पर्सल करने वाले। और एक लिंक को दूसरे लिंक के साथ में जोड़ करके मोबाइल लिंक्स बनाने वाले, की एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ में लिंक करने वाले जो मोबाइल फीडिंग कनेक्शन है। मोबाइल लिंक का मतलब कि यहाँ से यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र करने वाले। तो प्रेडेटर्स एंड ग्रेजर्स ये कीस्टोन में जा सकते हैं। सीड डिस्पर्सन करने वाले या मोबाइल लिंक्स जो होते हैं इकोसिस्टम के, वो उसमें जा सकते हैं। ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज प्रोवाइडिंग यूनिक फंक्शन, कि कोई ऐसा काम है जो यूनिक है, खास है, वो कोई और नहीं कर सकता, केवल वो ही कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग, सच एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो सिस्टम का कोई खास काम जो कोई और नहीं कर सकता, केवल वो ही करता है, तो वो सिस्टम के लिए अगर इम्पोर्टेंट काम हुआ तो ये काम करने वाले कीस्टोन बन जाएंगे। कीस्टोन हैबिटाट मॉडिफायर, कि हैबिटाट के मॉडिफिकेशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम इकोलॉजिकल इंजीनियर्स बोलते हैं, कि अगर हैबिटाट को बदल दिया तो उसके अकॉर्डिंग सारा सिस्टम ही बदल जाएगा। जैसे कि जो बेवर्स हैं, गोफर्स हैं, टर्माइट्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, जो हैबिटाट को मॉडिफाई करते हैं, तो हैबिटाट मॉडिफाई करने वाले भी कीस्टोन्स के रूप में काउंट किए जा सकते हैं। और ये लाइन क्या कह रही है, कीस्टोन स्ट्रक्चर्स, कि कीस्टोन की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए या कौन की स्ट्रक्चर होना चाहिए, परहैप्स शायद बायोलॉजिकल लेजेसीज, की जो बायोलॉजिकली जो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, या जो लेजेसीज का मतलब जो परम जो चीज़ें होती हैं, जो बहुत हाई लेवल की चीज़ें होती हैं, बायोलॉजिकल लेजेसीज वुड क्वालिफाई।
कि जो बायोलॉजिकली बहुत अच्छा रोल प्ले करता होगा सिस्टम के लिए, दैट वुड बी पार्ट ऑफ कीस्टोन स्ट्रक्चर। तो पहले से काफ़ी कुछ आप इनके बारे में जानते हैं, और अब जैसे यहाँ पे आपने लिया कि इन सबको हम कीस्टोन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जब फ्यूशन आए तो आप ऐसा कोई इसमें डाला हुआ हो तो अर्थवर्म क्या कीस्टोन हो सकता है? तो यस, आप कहेंगे कि ये कोई टॉप प्रेडेटर नहीं है, लेकिन ये टर्माइट्स आप कीस्टोन ले सकते हैं बिकॉज दे आर हैबिटाट मॉडिफायर। तो यहाँ कुछ एडिशनल बातें और अच्छी हैं, आपकी कुछ बातें रिवाइज हो जाएंगी कि मैनेजमेंट फोकस, प्रोटेक्ट कीस्टोन स्पीसीज, सम ऑफ दीज माइट एक्ट एज अम्ब्रेला स्पीसीज, कि आप इनको अम्ब्रेला के अंदर भी ले सकते हैं, और क्रिएटिंग प्रोटेक्शन ऑफ अदर स्पीसीज एज ए बाई प्रोडक्ट, कि आप दूसरी स्पीसीज को एज ए बाई प्रोडक्ट इनको प्रोटेक्ट करेंगे तो दूसरी स्पीसीज अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। एज्यूम दैट वी कैन आइडेंटिफाई कीस्टोन इन मोस्ट सिस्टम्स, कि डिफरेंट जो इकोसिस्टम्स हैं उनमें कीस्टोन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उनको यूज़ कर सकते हैं, कंजर्वेशन उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ फूड वेव लिंकेज, कि रियल में सिस्टम की हैपनिंग जो होती है, सिस्टम की जो फंक्शनिंग होती है, सिस्टम की फंक्शनिंग में फूड वेव के लिंक्स जो होते हैं, जो इंटरसेक्ट पॉइंट्स होते हैं, कि यहाँ से खाना मिल सकता है या फूड मिल सकता है, एनर्जी मिल सकता है, तो उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। कंपिटिटिव इंट्रैक्शंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन चीज़ों का पता ना हो तो हम प्रॉपरली कीस्टोन्स वगैरह को डिज़ाइन नहीं कर सकते। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सिस्टम्स हो जहाँ पे कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन ना चल रही हो, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई ऐसा कीस्टोन वगैरह क्वालिफाई करता हुआ ना भी मिले, राइट। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं सिंथेटिक मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो मॉडिफाइड रिवेट हाइपोथेसिस है, रिवेट को तो आप जानते हैं, इसमें मॉडिफिकेशंस में हम क्या देख सकते हैं, टैक्स द मिडल पोजीशन, कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इकोसिस्टम फंक्शंस डज नॉट डिपेंड इक्वली ऑन ऑल सिस्टम, ये तो हम जानते हैं कि सारी स्पीसीज बराबरली इंपॉर्टेंट होती नहीं है, तो सिस्टम के फंक्शन सभी पे बराबर रूप से डिपेंड कैसे कर सकते हैं, नहीं करेंगे। बट इट सर्टेनली डिपेंड्स एंड मैनी स्पीसीज and the interactions between them. It certainly depends on many species and the interactions between them. तो सभी पे बराबर रूप से सिस्टम के फंक्शन डिपेंड नहीं करेंगे, ये कुछ स्पीसीज या कुछ स्पीसीज के बीच में जो चल रहा है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। रेडुडेंसी जो होती है, जो पैसेंजर जो आपने लिए थे, रेडुडेंसी विद इन फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेज इकोसिस्टम रेजिस्टेंस एंड रीसाइलेंस। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि जो पैसेंजर स्पीसीज हैं वो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही काम की नहीं होती हैं, वो रेजिस्टेंस के लिए, रीसाइलेंस के लिए काम आ सकती है, इवन व्हेन सम स्पीसीज हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देन अदर। तो कुछ स्पीसीज दूसरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उसके बावजूद भी वो रेजिस्टेंस, रीसाइलेंसिंग के लिए रेडुडेंसी जैसा काम वो कर सकती हैं। ऐसे ही दिस इज द क्रॉस स्केल रीसाइलेंस हाइपोथेसिस, कि सिमिलर टू मॉडिफाइड रिवेट जैसा ही है, कि की आइडिया इज दैट, यहाँ पे मेन बात क्या है, स्पीसीज विद इन फंक्शनल ग्रुप्स, कि जो हमने फंक्शनल ग्रुप्स की जो कॉन्सेप्ट ली थी, कि उसमें जो स्पीसीज हमने डाली, ऑपरेट एट डिफरेंट स्पाशियल स्केल, कि जो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, उन अलग अलग ग्रुप्स में जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो अलग अलग स्केल के ऊपर, उनके जो लेवल्स हैं, मैग्नीट्यूड जो होते हैं, उनके जो इम्पैक्ट के लेवल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि ऑपरेट एट डिफरेंट स्पाशियल स्केल। रीसाइलेंस इज एनहेंस्ड, कि सिस्टम को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम दोबारा से सही हो जाएगा। ये अच्छा कब होगा? इज एनहेंस्ड बाई म्यूचुअल री-एनफोर्समेंट ऑफ ए फंक्शन एट ए क्रॉस मल्टीपल स्केल। तो जो मल्टीपल स्केल्स होते हैं, कि एक से ज़्यादा जो लेवल्स होते हैं, वहाँ पे अगर उनका प्रभाव पड़ रहा हो, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को ज़्यादा रीइंफोर्स कर देती है, उसको बढ़ावा दे देती है, तो इन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। और जो रीसाइलेंसी होती है, ऑल्सो इंक्रीज बाई ओवरलैपिंग, कि फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर जो स्पीसीज आपने ली, कि उनका एक का काम दूसरी स्पीसीज अगर कर सकती हो, तो रीसाइलेंसिंग वहाँ पे ज़्यादा रहेगी, ऑपरेटिंग एट सिमिलर स्पाशियल स्केल, जैसा कि हमने प्रीवियस मॉडल्स में लिया था। तो
पहली बात तो कि अलग अलग लेवल्स होते हैं, जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं, उन सब के अपने अपने डिफरेंट स्पाशियल स्केल होते हैं जिसके ऊपर वो काम करते हैं। रीसाइलेंस वगैरह हैं वो मल्टीपल स्केल्स के ऊपर उनके री इन्फॉर्मेंस हो सकते हैं कि वो एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर किसका किस पे कितना प्रभाव पड़ेगा, दूसरे का पहले पे कितना पड़ेगा, उनका रीसाइलेंसिंग के कनेक्शन क्या होगा, ये सबकी अपनी अपनी स्केल होती है। और रीसाइलेंसी है वो बढ़ जाएगी अगर स्पीसीज के बीच में उनके फंक्शंस को लेकर के ओवरलैपिंग होगी, एक का फंक्शन कोई दूसरा कर रहा हो तो वहाँ पे रीसाइलेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थी। वन मिनट। ये जो यहाँ पे फिगर डाला हुआ है ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आया हुआ है CSR का, ये उसके लिए तो हम इसको समझ लेते हैं। ये पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पॉल्यूशन क्या होता है? आप में से कोई भी जो बताना चाहेगा कि पॉल्यूशन क्या होता है? दोबारा बोलिए। ज़्यादा सही नहीं है बात। डिस्टरबेंस आपने कहा कि बाढ़ आ गई तो क्या पॉल्यूशन है? आपने कहा कि डिजीज आ गई तो क्या पॉल्यूशन है? हाँ बोलिए मेघना। हार्मफुल मटेरियल आ जाना। नहीं, हार्मफुल तो नेगेटिव इफेक्ट ही करेंगे, लेकिन वो आ जाए उसी से पॉल्यूशन हो जाएगा क्या? गलत बात। शशिकला। हल्का। सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन क्या होता है? आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, तो क्या वो पॉल्यूशन भी है? सर किसी भी चीज पे कमी हो जाना। अच्छा, कमी हो जाना भी पॉल्यूशन है? ऐसा कौन सा पॉल्यूशन देगा जहाँ पे कमी हो रहा, आप ऐसा कह रहे हो? नहीं, वो तो बात सही है, गलत तो है इसलिए सॉरी तो बोलोगे ही बोलोगे, लेकिन आपने मतलब जो बोला उस पर सोचा क्यों नहीं? क्या ये होता है या नहीं होता, आपने ऐसे ही बोल दिया। राइट, गलती कर रहे हो ना आप लोग। प्रियंका। ठीक है बेटे जी, बात ऐसी है कि ये हम अब BSc MSc से आगे की बातें कर रहे हैं ना, तो वहाँ वहाँ लिखने की बातें होती हैं, यहाँ समझने की बातें होती हैं। ओके, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन नेचर, सब कुछ नेचर का ही है, ठीक है। पर नेचर में जो भी पॉल्यूटेंट हैं,
ये पॉल्यूशन करने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट। उन पॉल्यूटेंट्स की एक नॉर्मल रेंज होती है, नेचर में वो पाए तो जाते हैं लेकिन उनकी एक नॉर्मल रेंज होती है। अगर कोई भी पॉल्यूटेंट वही होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर वो नॉर्मल रेंज से उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, हायर देन नॉर्मल रेंज, तो हम कहते हैं कि ये पॉल्यूशन है। जैसे CO2 का जो नॉर्मल लेवल है, अगर वो उस तक की होती तो ये पॉल्यूशन नहीं है, अगर उससे ज़्यादा होगी तो ये पॉल्यूशन है। जैसे साउंड है, साउंड पाई जाती है, नॉइज पाई जाती है इकोसिस्टम में या सिस्टम या नेचर में। साउंड नेचर का पार्ट है साउंड, लेकिन अगर वो जिस लेवल पे होनी चाहिए उस रेंज से ज़्यादा साउंड होगी तो दैट इज नॉइज पॉल्यूशन। रेडिएशन है, वो नेचर का हिस्सा है, लेकिन जितना लेवल है उससे ज़्यादा वो होगी रेडिएशन पॉल्यूशन। तो जब कोई अपनी नेचुरल रेंज से ज़्यादा उसका लेवल हो जाए और वो इम्पैक्ट नेगेटिवली डाल रहा हो, तो हम उस चीज़ को एज ए पॉल्यूशन काउंट करते हैं कि वो पॉल्यूटेंट है और वो जो कर रहा है वो पॉल्यूशन है, राइट। तो बिलो इट्स नॉर्मल रेंज कोई भी पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन नहीं करता, राइट। नॉर्मल रेंज से या नॉर्मल रेंज के नीचे रहेगा तो पॉल्यूशन नहीं है। उसके बियॉन्ड जाने पे अगर इसको क्रॉस कर दिया तो यहाँ ये पॉल्यूशन के लिए काउंट होता है। अब ये तो बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये है कि पॉल्यूशन करता कौन है। पॉल्यूशन कौन करता है? पॉल्यूटेंट करते हैं, कि पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है, राइट। अब ये पॉल्यूटेंट आ कहाँ से रहे हैं? तो देयर इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो आपका पॉल्यूटेंट है वो पॉल्यूटेंट ऐड हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं से ये आ रहा होगा, तो इसका कोई ना कोई सोर्स होता है, ठीक है। तो अगर हमें इसके सोर्स का पता हो कि आपने पॉइंट आउट कर दिया कि आपने कहा कि यहाँ पे कुछ जल रहा है, उससे धुआं निकल रहा है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है, तो दिस इज पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। जैसे नदी में आपने कहा कि इस फैक्ट्री का गंदा पानी नदी में यहाँ से डल रहा है, तो आपको पता चल गया कि कहाँ से डल रहा है, तो दिस इज पॉइंट, कि आपका जो सोर्स था उसका आपको पॉइंट पता है, दिस इज द पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। और दूसरे ऐसे पॉल्यूशन होते हैं जिसके पॉइंट्स का हमें पता नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। तो जो किसी एक पॉइंट से पॉल्यूटेंट अगर एग्जिट कर रहे हैं, वो ऐड हो रहे हैं, तो पॉइंट सोर्स। और ऐसा कोई एक पॉइंट निश्चित ना हो तो दे आर नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन सी पार्ट के लिए पूछा हुआ था, और दिस इन एग्जांपल ऑफ पॉइंट सोर्स वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन है, वाटर में पॉल्यूटेंट हैं वो ऐड हो रहे हैं और वो किसी एक जगह से ऐड हो रहे हैं, तो दिस इज पॉइंट सोर्स वाटर पॉल्यूशन, राइट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, कि पानी इधर से इधर जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, कि पानी इधर से इधर बहेगा। मान लीजिए कि आपने ये कोई रिवर ले लिया, कोई वाटर चैनल ले लिया, तो वाटर बॉडी है जिसमें पानी का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और दिस इज द सोर्स, कि जो वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, वेस्ट डिस्चार्ज, दिस इज द पॉइंट। तो इस पॉइंट से इसमें वेस्ट है वो ऐड हो रहा है। जो ऑर्गेनिक कचरा है वो कचरा किसी नाले से या किसी इफ्लुएंट है वो नदी में यहाँ से डाला जा रहा है, या नदी में यहाँ पे वो गिर रहा है, तो दिस इज द पॉइंट सोर्स वाटर पॉल्यूशन। दिस इज द पॉइंट ऑफ पॉल्यूटेंट एडिंग, so this is the point. ठीक है। देखिए आपने जो एज्यूम किया है फिगर, जिस फिगर में जो आपने वाटर बॉडी ली है उसको आप फ्रेश वाटर बॉडी मान लीजिए। कि नदी है तो उसमें साफ पानी है, फ्रेश वाटर है।
तो यहाँ पे ये जो जोन है दिस इज क्लीन जोन, कि जहाँ पे आपका एडिशन हुआ उससे पहले पानी बिल्कुल साफ है। दिस इज द क्लीन जोन, दिस इज क्लीन जोन, राइट। और जहाँ पे आपने ऑर्गेनिक कचरा इसमें डाला उसके बाद में जो जोन है दैट इज डिकम्पोजिशन जोन। ये ऑर्गेनिक चीज़ें आपने डाली तो ऑर्गेनिक चीज़ों को खाने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो इसमें मिलेंगे और वो इनको डिकम्पोज करेंगे। तो किसी के लिए तो कचरा है लेकिन किसी के लिए खाना है, तो जो डिकम्पोजर्स हैं उनके लिए ये खाना है, तो ऑर्गेनिक मैटर को वो इसमें डिकम्पोज करेंगे। तो जहाँ पे खाना अच्छे से है वहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है और बाद में इनकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी और बाद में ऐसा लगेगा कि यहाँ के डिकम्पोजर है ही नहीं, तो पानी ऐसे लगेगा कि साफ है, क्लीन जॉन। तो कहने का मतलब ये था कि पहले भी पानी साफ ही था और बाद में भी पानी साफ ही हो जाता है, लेकिन जहाँ से आपने डाला उससे लेकर के जहाँ तक ये दोबारा साफ होता है उस तक, यहाँ तक इसमें जोनेशन है, यहाँ तक इसमें जॉन्स हैं, ठीक है। और उन जॉन्स को जैसे डिकम्पोजिशन जॉन, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, देन सेप्टिक जॉन, देन रिकवरी जॉन, और उसके बाद में दोबारा से क्लीन जोन होता है, राइट। डिकम्पोजिशन जोन में क्या होता है, सेप्टिक जोन में क्या होता है, रिकवरी जोन में क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ट्यूशन में यही कुछ पूछा हुआ था। तो पहले भी साफ होता है बाद में भी साफ हो जाएगा, ये तो पता ही होता है। पॉइंट सोर्स है, इसके बाद में ही सारी कहानी चालू होगी, ये भी पता होता है, राइट। और इसमें क्या होना है कि डिकम्पोजिशन जोन आएगा, इसके बाद में सेप्टिक आएगा, देन रिकवरी आएगा। तो आप सिंपली इसको याद कर सकते हैं कि डिकम्पोजिशन, सेप्टिक एंड रिकवरी, DSR, आपको ऐसे याद रह सकता है ये, ठीक है। सर हम पॉल्यूशन में अगर बात करते हैं तो उनमें केमिकल्स, अगर वाटर वगैरह को अगर हटा दें, अगर केमिकल्स की बात करते हैं तो सर उनकी तो एक्सिस्टेंस में बहुत ही हार्मफुल होती है। अगर एक रेंज आपने कहा अगर रेंज से ज़्यादा हो तो वो पॉल्यूशन होता है, पर किसी के तो केमिकल्स की एक्सिस्टेंस भी हार्मफुल होती है। नहीं, एग्जिस्टेंस हार्मफुल होती है लेकिन एग्जिस्टेंस में आप उसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन तो लोगे ही ना। ऐसा तो नहीं कि उसकी कोई भी मात्रा बराबर हार्मफुल होती है, या मिनिमम मिनिमम करते करते बहुत मिनिमम जाए तो उसका बराबर इम्पैक्ट आएगा। कोई भी केमिकल है तो उसका कुछ लेवल तो होगा जिसको टॉलरेट कर सकता है बॉडी, तो टॉलरेट के बियॉन्ड वो हार्मफुल हो जाएगा। तो जैसे पेट्रोलियम गैस वगैरह के केमिकल्स होते हैं उनसे तो मतलब वो तो बिल्कुल ही हार्मफुल होते हैं, उनका यूज नहीं करना चाहिए, या फिर उनके मतलब कंसंट्रेशन वगैरह होते हैं कि इतने कंसंट्रेशन में यूज करेंगे तो वो हार्मफुल नहीं होंगे। देखो, नेचुरल रेंज का मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि उनकी परमिसेबल रेंज, यहाँ तक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे चला गया तो प्रॉब्लम होगी। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं बात को। कि नॉर्मली जो लाइफ है, नॉर्मली जो सिस्टम्स हैं, इकोसिस्टम्स हैं, उन पे फर्क तो एक लेवल से ज़्यादा होने पे तो पड़ेगा। या आप अपनी बात करें, आपने कोई केमिकल खाया, आप पे उसका असर होगा तो उस केमिकल की कोई मात्रा तो होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि आप उसकी मतलब ग्राम में मात्रा लें या पिकोग्राम में लें तो बराबर असर आएगा। हो सकता है कि आपने पिकोग्राम में या माइक्रोग्राम में लिया तो आपको फर्क ही नहीं पड़ा। और फिर यहाँ पे अकेले हो सकते हैं तो बिल्कुल भी खाया तो वो भी इफेक्टिव हुआ, वो प्रोग्राम हुआ, वही से मतलब एग्जिस्टेंस भी किसी किसी केमिकल की हार्मफुल होती है ना। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन ये आप यहाँ पे अकेले इंडिविजुअल की बातें नहीं कर रहे, आप यहाँ पे सिस्टम की बातें कर रहे हैं, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं, कि पूरे सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी केमिकल हो, हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्मफुल भी हो सकते हैं, लेकिन जो नेचर का पार्ट है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ नेचर, लेकिन एक परमिसेबल रेंज से अगर कोई ज़्यादा नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो हार्मफुल ज़्यादा हो जाएगा उस लेवल के, यानी कि परमिसेबल रेंज से जब कोई ज़्यादा हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट ड्रास्टिकली आएगा ना।
तब वो पॉल्यूशन के लिए काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने यहाँ पे जोनेशन की बात कर ली। अब जोनेशन के बाद में हमें कुछ पैरामीटर्स हैं कि जो वाटर बॉडी के कुछ पैरामीटर्स हैं उनको यहाँ पे समझना है। ओके, इसमें दो चीजें ड्रा की हुई हैं। वन इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, दिस इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कितनी है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का मतलब ये है कि जो लिक्विड जो वाटर है उस लिक्विड वाटर में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और डिजॉल्व ऑक्सीजन को कौन यूज करेगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो माइक्रोब्स हैं वो यूज करते हैं। जो लिविंग बींग्स हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो एक्वेटिक लाइफ डिजॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक माइक्रोब्स भी आप इसमें ले सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स आप इसमें ले सकते हैं, तो वो इसको कंज्यूम करती है, राइट। और दूसरा टर्म यहाँ पे जो डाला हुआ है, दिस इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम BOD बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो लाइफ यानी कि एक्वेटिक लाइफ कि पानी के अंदर जो जीव हैं उनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड है। तो कितनी उनको नीड है, दैट इज कॉल्ड एज BOD। सीधा सा रिलेशन ये होता है कि अगर पानी में घुली हुई ऑक्सीजन अच्छी है तो BOD कम होगा। जब पहले से ऑक्सीजन है तो डिमांड कम करेंगे जीव, और अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया तो BOD बढ़ जाएगा। तो इन्वर्सली रिलेशन होता है कि जब DO की बात करेंगे तो दैट इज इन्वर्सली रिलेशन विथ BOD। कि जब DO अच्छा होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन खूब सारी होती है, तो डिमांड नहीं होती, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, राइट, ऐसा समझेंगे। ओके, अब हम हमारी पिक्चर को क्लियर करते हैं। जिस समय पे आपने यहाँ पे पॉइंट पॉइंट पॉल्यूशन की बात की कि यहाँ पॉइंट सोर्स से पॉल्यूटेंट हैं जो इसमें ऐड हो रहे हैं, दिस वन द पॉइंट, राइट। उससे पहले ये क्लीन जोन था। क्लीन जोन के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आपने ले रखी है, डिजॉल्व ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी थी, राइट। लेकिन जैसे ही आपने उसमें ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया, तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते ही जो माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, तो माइक्रोबियल फ्लोरा बढ़ेगा। और जैसे ही माइक्रोब्स यहाँ पे बढ़ेंगे तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो नीचे आ जाएगा। तो एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने कचरा नदी में डाला, उस पॉइंट से ठीक आगे तक डिजॉल्व ऑक्सीजन के अंदर तेजी से गिरावट आती है, पहली बात। दूसरी बात, जिस समय पे आपने इसमें कुछ नहीं डाला था उस समय पे डिमांड बहुत कम थी, BOD बहुत कम थी, और जैसे ही कचरा डाला या ऑर्गेनिक मैटर डाला तो BOD अचानक से बढ़ती है, क्योंकि जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम होती है तो BOD यानी कि डिमांड तेजी से बढ़ती है। तो वन थिंग, डिजॉल्व ऑक्सीजन तेजी से नीचे जा रही है, और दूसरी साइड में देखते हैं तो BOD तेजी से बढ़ रही है। ये कहाँ की बात है? दिस इज द पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन जोन, कि पॉइंट म्यूटेशन से आगे ठीक आगे डिकम्पोजिशन जोन है, और डिकम्पोजिशन जोन की ये हालत है कि तेजी से बढ़ेगा BOD, और उसके बाद में क्या होगा कि जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जब कम हो गई तो जो लाइफ है वो भी यहाँ पे कम मिलेगी, और लाइफ कम होगी तो ये धीरे धीरे जो आपका लेवल था BOD का, ये कम होता चला जाएगा। कि ऑक्सीजन मांगेंगे कौन? जीव ही तो मांगेंगे, जब जीव ही नहीं है, क्योंकि जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई तो लाइफ वहाँ पे ज़्यादा सपोर्टेड नहीं है, लाइफ नहीं है तो ऑक्सीजन मांगेगा कौन? तो उसमें भी गिरावट आएगी। तो दिस इज ए ट्रेंड कि अचानक से वो बढ़ेगी BOD, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो डिकम्पोजर्स हैं वो ऑक्सीजन मांग रहे हैं, तो अचानक से BOD बढ़ेगी, और उसके बाद में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने पे आगे लाइफ भी कम है, इसलिए वो नंबर धीरे धीरे BOD का ग्राफ नीचे आ जाएगा, राइट। ठीक है, अगर हम क्लीन जोन की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगी। डिकम्पोजिशन जोन के अंदर ट्रैश फिशेस, कार्प, गैर, ये कुछ जो बड़ी फिशेज हैं केवल ये मिलेंगी। इसके जस्ट बाद में
देखिए अगर आप यहाँ की बात करें तो डिकम्पोजिशन जोन के अंदर बीओडी एंड डिजोल्व ऑक्सीजन दोनों ड्रॉप कर रही है। डिजोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, डिक्रीज हो रही है, और बीओडी थोड़ी सी कम, लेकिन दोनों में डिक्रीजमेंट है। तो बीओडी भी डिक्रीज और डिजोल्व ऑक्सीजन भी डिक्रीज इन द डिकम्पोजिशन जोन, क्योंकि शुरू में दोनों ही गिरते हैं। ठीक है, देन अगर हम नेक्स्ट जोन की बात करें दैट इज द सेप्टिक जोन, तो सेप्टिक जोन के अंदर केवल फंजाई, स्लज, वॉर्म्स, बैक्टीरिया एनारोबिक है। ये एनारोबिक क्यों है? इसका कनेक्शन इस लाइन से है। इसका कनेक्शन इस लाइन से है कि हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे बहुत कम हो गया। तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गया तो नॉर्मल जो फिशेज हैं ये सब यहाँ पे नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आपको केवल जो माइक्रोब्स हैं और मोस्टली जो एनारोबिक माइक्रोब्स हैं वो मिलेंगे। तो दिस इज़ द कंडीशन कि डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत कम हो गई है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल जो लाइफ है वो नहीं है। सेप्टिक का मतलब जो माइक्रोबियल कंडीशंस हैं वो आपको यहाँ पे, जो बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट। देन आफ्टर अगर हम नेक्स्ट जोन की बात करें तो नेक्स्ट जोन इज रिकवरी जोन, जहाँ पे चीज़ें वापस ठीक होने लग जाती हैं। दिस इज रिकवरी जोन। तो रिकवरी जोन के अंदर देखिए कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वापस से बढ़ने लगती है। डिजोल्व ऑक्सीजन वापस से बढ़ जाती है और बीओडी अभी भी यहाँ पे कम है। रिकवरी जोन में पहले लाइफ आएगी, पहले ऑर्गेनिजम्स आएंगे और ये ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे नॉर्मल जब होंगे तब ये जो आपका बीओडी है ये कम जाएगा। यानी कि बीओडी पहले तेज़ी से गिरा, ये लगातार यहाँ सेप्टिक जोन में भी गिरेगा और देन रिकवरी जोन में भी गिरेगा और बाद में वापस से वहीं आ जाएगा। बीओडी पहले भी काफ़ी कम था और बाद में भी कम था। बीओडी डिपेंड करता है कि क्या पानी क्लीन हो गया। तो जब क्लीन था तब कम था और जब वापस क्लीन हो गया तो भी कम हो गया। डिजोल्व ऑक्सीजन जो था वो पहले कम हुआ, राइट, और यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम इन द सेप्टिक जोन। इसलिए जब पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन सबसे कम है तो यहाँ पे जो फिशेज हैं, बाकी जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। जो माइक्रोबियल फ्लोरा है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट आप रिकवरी में जाएंगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन वापस से बढ़ने लग जाती है और डिजोल्व ऑक्सीजन जैसे बढ़ेगी तो वहाँ पे वापस से जो फिशेज वगैरह हैं वो कुछ आने लग जाएंगी और ये वापस अपने उसी लेवल पे पहुँच जाएगी जहाँ पे ये थी। तो ये एक अच्छा ट्यूशन था जिसमें आपको पॉइंट सोर्स म्यूटेशन भी समझ में आता है और पर्टिकुलर जो जोनेशन है वाटर बॉडीज़ के अंदर की, हम क्लीन जोन, डिकम्पोजिशन, सेप्टिक एंड रिकवरी, ऐसा जोनेशन भी समझ में आता है। और इन जोनेशंस के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की हालत में कैसे चेंज आते हैं, बीओडी की हालत में कैसे चेंज आते हैं, ये सब आपको यहाँ से समझ में आता है, राइट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। देखिए ये ग्राफ भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही डाला हुआ है कि एक बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा और आपको हालांकि ये बात पता भी होनी चाहिए कि ये डेक्लाइन है। यहाँ पे ईयर्स है कि पिछले सालों में कौन से जीवों को कितना बड़ा लॉस उठाना पड़ा है, कितना बड़ा बायोडाइवर्सिटी लॉसेज या उनका पॉपुलेशन ज़्यादा श्रिंक हुआ है ना, ऐसा कुछ। तो द हाईएस्ट जो डेक्लाइन है कि ये लाइन सबसे ज़्यादा उसका स्लोप है कि नंबर देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से नंबर यहाँ पहुँच गया। तो दिस इज द हाईएस्ट डेक्लाइन फॉर द कोरल्स। कि पिछले टाइम के अंदर जो कोरल रीफ्स हैं उनको सबसे बड़ा जो डैमेज है पॉपुलेशन डेक्लाइन वो फेस करना पड़ा है। ऐसे ही बर्ड्स में ज़्यादा गिरावट नहीं है, मैमल्स में ज़्यादा नहीं है, बट एम्फीबियंस में बहुत बड़ा लॉस है। ये जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही ये पिछले टाइम के अंदर लॉस को बता रहा है। तो वन इज एम्फीबियंस में काफ़ी लॉस है, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। हाँ, बट कोरल्स आर द मैन। ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी कंसर्न्स है हमारे अंडमान निकोबार,
बहुत सारी रीफ हमारा ट्रेजर है, हमारे जो भंडार का वो पार्ट है कि हमारे पास इतने सारे कोरल हैं, बट ग्लोबल वार्मिंग और जो टेम्परेचर राइज हो रहा है सी का, उसकी वजह से कोरल्स को पिछले टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो पिछले टाइम में सबसे बड़ा लॉस कोरल्स को हुआ है। ठीक है, ये कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स के यहाँ पे मेंशन है। हालांकि कई बार क्वेश्चन होते हैं ऐसे, आपसे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखिए, इनमें से जो संगाई है, लॉकटक लेक और फ्लोटिंग लैंड मासेज, रामसर साइट्स, वहाँ से इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो फ्लाइंग स्क्वेरिल है, ये भी पूछा हुआ है। ये राइनोसॉर्स वगैरह, इनको आप थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें तो अपडेट होती रहती है, हर साल इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि आपको जो पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं उनसे कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं कि थोड़ा बहुत उनका आइडिया होना चाहिए। ये लाइफ टेबल संबंधी कुछ बातें थी, लाइफ टेबल्स पे काम करना तो आपको जैसे आ गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे उन पिछले क्लासेज में नहीं रहे थे, तो ये हमारे लिए एडिशनल हो जाएंगे कि ये चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर ली हैं। तो पिछले पेपर्स में इनसे क्वेश्चंस भी थे और अब हमने चीज़ों को समझ भी लिया, तो अच्छा है कि हमारे लिए चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। राइट, तो ये तो आपका जो टॉपिक वाइज जो डिस्कशन था कि हम इकोलॉजिकल साइंसेज जो हमारा यूनिट है, उस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितनी चीज़ें तैयार करें कि लगभग हम क्वेश्चन को कवर कर लें। तो यहाँ तक हमारा लगभग काम है वो हो गया है। ठीक है, इसके बाद में अभी भी गुंजाइश है कि कम से कम थोड़ा सा पार्ट ऐसा और भी है जो जब हम क्वेश्चंस को समझेंगे तो वहाँ से और हमारे पास आएगा, तो वो फर्दर ऐड होगा। तो बात तो ये थी कि हम आज क्लास को फिनिश कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अब अगला जो हमारा काम होगा कि हम इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करें। तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से कई सारे फ़ायदे हैं कि एक तो पर्टिकुलर जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसकी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, वो रहेगा, और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, कुछ नई बातें आपको पता लगेंगी, कुछ काम करने के तरीके भी हो सकता है कि आपको सीखने को मिल जाएँ, तो कुछ एडिशनल चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। बट बात ऐसी है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के साथ पहले से शेयर किए हुए हैं, आपने इन पर काम भी किया होगा। ओके, 1 सेकेंड।